हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अबीहा इंतखाब। आपकी अपनी क्लासेस अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक गांधी युग, जिसके बिना आधुनिक भारत का इतिहास पूर्ण हो ही नहीं सकता, कंप्लीट नहीं हो सकता। तो आज हम पढ़ेंगे गांधी युग। गांधी युग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की भी नोटिफिकेशंस आ गई हैं, इसके फॉर्म फिल हो रहे हैं आपके। और अगर हम बात करते हैं यूपीएससी का प्री, तो गांधी युग उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और साथ ही साथ 22 फरवरी से आपका बोर्ड का एग्जाम भी है। और बोर्ड के एग्जाम्स में जो बच्चे हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं या 10 तक तो सोशल साइंस चलता है उसके स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास 10 की एनसीईआरटी में सेकेंड लेसन की अगर मैं बात करूं तो भारत में राष्ट्रवाद का जो उदय माना जाता है उसमें गांधी युग एक बहुत अहम रोल अदा करता है। तो अब गांधी युग हम पढ़ते हैं तो हम एकदम लाइन टू लाइन चलेंगे, क्योंकि बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम होती है कि मैम हमें सन याद नहीं होते, ईयर याद नहीं होते हिस्ट्री में। तो आज हम एकदम लाइन टू लाइन चलेंगे। गांधी युग कैसे गांधी जी की इंडिया में एंट्री होती है, जैसे वैसे तो आप जानते हैं कि गांधी इंडियन थे, और लेकिन वो बीच में अफ्रीका पढ़ाई के लिए जाते हैं और वहां पे भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट स्टार्ट करते हैं रंगभेद नीति के खिलाफ। लेकिन जब वो इंडिया आते हैं, सेकेंड टाइम इंडिया जब उनकी एंट्री होती है, यानी जैसे हम कह सकते हैं वो भारत आते हैं अफ्रीका से, तो उसके बाद भारत के इतिहास को अगर हम पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि गांधी युग बहुत इंपॉर्टेंट है। वजह क्या है कि देखिए, भारत में जब गांधी की एंट्री होती है तो एक बहुत ही सक्सेसफुल लीडर के तौर पे होती है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला के अफ्रीका से आते हैं, और वो भी मूवमेंट ऐसा आंदोलन जो पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा है, सफलतापूर्वक रहा है। और भारत में आने के बाद उनका जो पॉलिटिक्स में एक टाइम चला, पॉलिटिक्स अगर मैं कहूँ भारत की राजनीति में, क्योंकि उस टाइम पे कांग्रेस ही एक सबसे महत्वपूर्ण पार्टी रही, तो उससे गांधी जी जुड़े रहे। और उन्होंने जो भारत के आंदोलन जितने भी हुए उसमें महत्वपूर्ण जो भी आंदोलन रहे उन सब पे आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, बात करेंगे, और एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो देखिए, मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करती हूँ आज की क्लास। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हिस्ट्री का कौन सा टॉपिक मुझसे पढ़ना है। तो हम गांधी युग में सबसे पहले पढ़ते हैं 1915 में गांधी का भारत में आगमन। ठीक है, 1915 में गांधी का भारत में आगमन होता है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं 1916 में गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम देखते हैं 1970 यानी 1917 में चंपारण आंदोलन, या हम इसे कह सकते हैं चंपारण सत्याग्रह। देखिए, यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार क्वेश्चन आए हैं कि भारत में सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया है। तो भारत में चंपारण के साथ सत्याग्रह जो लगाया गया ये 1917 में लगाया गया है। तो भारत में सत्याग्रह शब्द का सबसे पहली बार यूज किया गया है, जो प्रयोग किया गया है वो कब किया गया, 1917 में किया गया है चंपारण सत्याग्रह के साथ। देखिए, अब ये सत्याग्रह जो चंपारण सत्याग्रह, इसमें गांधी जी का क्या रोल रहा है, एक एक करके हम डिटेल यहाँ पे पढ़ते हैं। 15 में एंट्री, आगमन भारत में गांधी का, 16 में साबरमती आश्रम की स्थापना, 17 में चंपारण। देखिए, अगर मैं बात करती हूँ आपसे तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नील की खेती और ये जो आंदोलन था, ये आंदोलन चंपारण के किसानों के थ्रू स्टार्ट किया गया था। ये मूवमेंट कि भाई हम नील की खेती अब नहीं करेंगे, तो अब नील की खेती कौन करवा रहा था, तो पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। देखिए, अंग्रेजों ने किसानों से कहा, कौन किसान, भाई हमारे भारतीय किसानों से कहा। वैसे भारतीय किसानों की स्थिति तो आज भी नहीं सुधरी है, अगर आप न्यूज देख रहे हैं तो आज भी आप देख रहे हैं एमएसपी को लेकर कितनी लड़ाई करनी पड़ रही है सरकारों से, तो वो अलग मैटर है, अभी हम हिस्ट्री में देखते हैं। तो अंग्रेज भारतीय किसानों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे, सलूक नहीं करते थे। उन्होंने कहा भाई आप नील की खेती करिए। अब स्टार्ट में जब अंग्रेज आए तो हमारे पास क्या बन गया, ट्रेडर बन गया, यानी व्यापारी बन गया शुरू में। भाई बहुत आराम से मैं समझा रही हूँ आपको, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन मैंने कहा 1917 में चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट हुआ, सबसे पहली बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया गया। अंग्रेजों ने कहा था कि मैं ये मूवमेंट के पहले की स्टोरी में बता रही हूँ कि क्यों ये मूवमेंट हुआ, क्यों ये क्रांति हुई, क्यों ये आंदोलन हुआ। तो नील की खेती करने के लिए कहा गया, अंग्रेजों ने कहा भारतीय किसानों से कि आप नील की खेती करिए। अब देखिए, नील की खेती में पैसा भी बहुत लगता है, पानी भी बहुत ज्यादा लगता है, और जो जमीन की उर्वरता क्षमता होती है, यानी जो कैपेसिटी होती है उसकी ग्रो करने की फसलों को,
वो भी कम हो जाती है नील की खेती की वजह से। लेकिन स्टार्ट में ये व्यापारी बन के आए तो उन्होंने अच्छा खासा मुनाफे का लालच दिया भारतीय किसानों ने, बिल्कुल नील की खेती शुरू की और उन्होंने जितनी भी सप्लाई हुई वो अंग्रेजों को की। लेकिन बाद में भारतीय राजनीति में, या मैं कहूँ भारत के इतिहास में, एक बहुत बड़ा मोड़ आया जिसमें अंग्रेज क्या बन गए, हुक्मरान बन गए, यानी कि अब इनकी सरकार चलने लगी। तो पहले तो ये व्यापारी थे तो प्रॉफिट दे देते थे, लेकिन बाद में जब ये धीरे धीरे, ये 17 की बात है, 1917 में जो क्रांति स्टार्ट हुई उसके पहले की स्टोरी। तो अब ये कंडीशन हो गई कि जब सरकार में अंग्रेज आ गए, यानी ब्रिटिश सरकार बन गई यहाँ पे, तो अब भारतीय किसानों की कुछ नहीं सुनी जाने लगी। ये जबरदस्ती करते, इनको प्रॉफिट का कुछ प्रॉफिट भी नहीं देते इनको, तो इनकी कंडीशन धीरे धीरे, इनका जो प्रॉफिट ग्राफ था वो नीचे की तरफ जाता गया। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट होता है वो होता है 1915 में, जब जर्मनी क्या करती है, आर्टिफिशियल नील बना देती है। अब देखिए जो खेतों में नील हो रही है उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई है। वजह क्या है, खेत में नील की अगर हम पैदावार करते हैं तो उसमें किसानों की मेहनत, पानी और बीज वगैरह बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब इसकी वजह से जो प्रोडक्शन हो रहा है तो उसका कॉस्ट प्राइस बढ़ जा रहा है। लेकिन 1915 में जर्मन क्या करता है, जर्मन एक आर्टिफिशियल नील बना देता है। मैं किस नील की बात कर रही हूँ, जो आप कपड़ों में डालते हैं अपने, जर्मन एक आर्टिफिशियल नील बना देता है। अब जर्मन आर्टिफिशियल जब नील बना देता है तो उसका प्राइस ब्रिटेन की नील जो है उसके प्राइस से काफी कम रहता है। तो अब इंटरनेशनल मार्केट में जर्मन की नील की डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि प्राइस क्या है उनका बहुत कम होता है। तो ब्रिटेन की नील की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में कम हो जाती है, क्योंकि ब्रिटेन की जो नील रहती है वो आर्टिफिशियल तो रहती नहीं, वो खेतों में पैदावार के थ्रू बनाई जाती है, तो उसका प्राइस ज्यादा होता है और जर्मन की नील का प्राइस कम होता है। तो सीधी सी बात है कि जो यूज करने वाले कंज्यूमर हैं वो इसी चीज की डिमांड करते हैं जो प्राइस में बहुत कम हो। तो अब उपभोक्ताओं ने जर्मन की जो नील है उसको पसंद करना शुरू कर दिया और ब्रिटेन की नील का हाल बहुत खराब हो गया। अब देखिए इसका सीधा असर पड़ा भारतीय किसानों पर। कैसे असर पड़ा, इनके प्रोडक्ट की अगर डिमांड गिर जाती है तो ये जिससे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करवा रहे हैं, बनवा रहे हैं, जो भी इसके उत्पादन करता है यानी भारतीय किसान, उनकी कंडीशन बहुत खराब हो जाएगी, क्योंकि ये इन्हें पहले ही प्रॉफिट नहीं दे रहे थे, कुछ भी नहीं दे रहे थे। और जब ये कंडीशन हो गई तो इनको ऊपर भी प्रेशर बनने लगा और इन्होंने इनके साथ बहुत बुरा बिहेव करना शुरू कर दिया और ये अब इनके साथ जबरदस्ती करते और इन्हें प्रॉफिट का 1 रुपया भी नहीं देते। अब इसकी वजह से किसानों की कंडीशन बद से बदतर होती चली गई। तो अब ये जो हाल हुआ 2 साल के अंदर, तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह के नाम से किसानों ने क्या कर दिया, क्रांति कर दी, आंदोलन कर दिया। और ये आंदोलन काफी बड़ा चला और इसमें एंट्री हुई गांधी जी की, क्योंकि चंपारण के किसान क्या चाहते थे कि गांधी इसमें सहयोग करें, लेकिन गांधी जी इसमें सीधे नहीं पहुंचते। वो सबसे पहली बार जो भेजते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भेजते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पेशे से वकील रहते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जाते हैं और वहां पे तकरीबन 350 से ऊपर रिपोर्ट्स लगाते हैं, 300 से ऊपर रिपोर्ट्स लगाते हैं। अब रिपोर्ट, कैसी रिपोर्ट लगाई जाती है, पूरी फाइल बनाई जाती है जो वहाँ के फार्मर्स हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एंट्री होती है इसमें और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तकरीबन 300 से ऊपर फाइल तैयार करते हैं किसानों की, ठीक है, जिसमें ये कंडीशन रखी जाती है, उनकी सारी जो शर्तें हैं कि वो क्या चाहते हैं और उनकी जो हालात हैं, तत्कालीन परिस्थितियों में जो उनके हालात रहे हैं कि उनके साथ कितना बुरा सलूक हो रहा है। उन्हें शिक्षा तो दूर की बात है, पूर्ण रूप से अनाज की भी प्राप्ति नहीं हो पाई, उनकी कंडीशन बहुत खराब। तो ये सब कुछ इन 300 फाइलों में दर्ज होता है और गांधी जी तक ये खबर पहुंचती है। तब गांधी जी वहां जाते हैं और इस सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करते हैं और चंपारण सत्याग्रह काफी बड़ा सत्याग्रह बन जाता है, क्योंकि इसमें गांधी जी की एंट्री हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, सत्याग्रह शब्द का प्रयोग गांधी जी यहाँ पे करते हैं, चंपारण के साथ सत्याग्रह लगा देते हैं। चंपारण आंदोलन चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में परिवर्तित हो जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 300 फाइल्स लगाते हैं। अब यहाँ पे गांधी जी सबसे पहली बार इंडिया में किस कोर्ट में प्रेजेंट होते हैं, किस कोर्ट में जाते हैं, तो उस कोर्ट का नाम है मोतीहारी कोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। गांधी जी पहली बार किस कोर्ट में प्रेजेंट होते हैं, तो चंपारण सत्याग्रह के मोतीहारी कोर्ट में गांधी जी को प्रेजेंट किया जाता है। गांधी जी वहां जाते हैं और गांधी जी इन जो ये 300 किसान हैं इनकी बात रखते हैं, क्योंकि जो
वहाँ के डीएम रहते हैं, वो कहते हैं कि आपने ऐसा मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया, आपको मूवमेंट नहीं स्टार्ट करना चाहिए था। तो मोतिहारी कोर्ट में गांधी जी को प्रस्तुत किया जाता है कि भाई आपने इस मूवमेंट को क्यों किया। तो उन्होंने ये 300 फाइल वहाँ पे रखी जाती है। अब जब 300 फाइल यहाँ वहाँ पे रखी जाती है और कंडीशन दिखाई जाती है, तो अंग्रेजों को लगता है कि जो बड़ी पोस्ट पे थे वहाँ पे ब्रिटिशियंस, उनको लगता है कि ये गलत हो रहा है और ये मूवमेंट कहीं जैसे छोटी सी चिंगारी बड़ी आग बन जाती है, ये मूवमेंट कहीं बहुत बड़ा ना बन जाए और बहुत प्रॉब्लम ना हो, इसलिए गांधी जी की शर्तों को मान लेते हैं और वहां से तीन कथिया सिस्टम हटा दिया जाता है। अब तीन कथिया सिस्टम क्या कहलाता है? तीन कथिया सिस्टम की कंडीशन ये रहती है कि इनको तीन जो हिस्से हैं वो ब्रिटिशियंस जो ट्रेडर्स हैं जो नीली खेती करा रहे हैं उनको देना है और एक हिस्सा किसानों को अपने पास रखना है। तो तीन कथिया सिस्टम पूरी तरह से क्या हो जाता है? हट जाता है, खत्म हो जाता है। अब देखिए 17 के बाद सक्सेसफुल रहा मूवमेंट। मैंने बहुत आराम से आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया कि मूवमेंट कैसे स्टार्ट किया गया और क्या कंडीशन थी। जर्मन नील की क्या इसमें एंट्री होती, 15 में होती, आर्टिफिशियल नील बनाता है जर्मनी, जिसके बाद से ब्रिटेन नील की डिमांड कम हो जाती है। अब बात करते हैं इसके बाद हम 44 नंबर पे देखते हैं। तो 17 के बाद हम 18 में आते हैं। 1918 यानी 1918 में मिल मजदूर आंदोलन होता है। मिल मजदूर, देखिए पॉइंट टू पॉइंट और लाइन टू लाइन याद करेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा मिल मजदूर आंदोलन क्या होता है। देखिए प्लेग नाम की एक बीमारी आती है, आपने अभी कोविड तो देखा ही होगा। प्लेग नाम की एक बीमारी आती है और प्लेग नाम की बीमारी की वजह से जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया यानी औद्योगिक जो भी क्षेत्र पड़ते हैं भारत में, अगर मैं बात करूं सूरत, मुंबई, अहमदाबाद, ये तो काफी पुराने टाइम से, अंग्रेजों के टाइम से बहुत फेमस है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए, कॉटन इंडस्ट्रीज के लिए जाने जाते हैं ये। तो सूरत, मुंबई, अहमदाबाद जो सबसे इंपॉर्टेंट शहर थे कॉटन इंडस्ट्री के लिए, सूती वस्त्र उद्योगों के लिए, उसमें कंडीशन ये हो गई कि मजदूर जो थे वो गांव पलायन करने लगे, यानी माइग्रेशन करने लगे, प्रवास करने लगे गांव की तरफ। अब जब गांव की तरफ ये प्रवास करने लगे, क्योंकि प्लेग बहुत बुरी तरह से शहरों में फैल रहा था, जब प्लेग, ये 1918 के मिल मजदूर आंदोलन की बात है, ये उसके पहले की कंडीशन की मैं बता रही हूँ कि क्यों ये मिल मजदूर आंदोलन स्टार्ट होता है। प्लेग बहुत बुरी तरह से फैल रहा था और मजदूर प्रवास कर रहे थे अपने घरों की तरफ, गांव की तरफ। तो ये शहर धीरे धीरे क्या हो गया? खाली होते चले गए। इसके बाद क्या कंडीशन हुई इन शहरों के खाली होने के बाद? की कंडीशन ये हुई कि अब इनके पास ये जो मिल मालिक हैं, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के मिल मालिक हैं, उनके पास मजदूरों के मजदूर है नहीं, तो प्रोडक्शन कहाँ से करेंगे? डिमांड बढ़ रही है, तो इनको सप्लाई करने के लिए इनके पास अब प्रोडक्ट नहीं बचा है। तो अब ये क्या करते हैं? ये बोनस स्टार्ट करते हैं। क्या बोनस स्टार्ट करते हैं भाई? बोनस देते हैं मजदूरों को कि आप रहिए सूरत, मुंबई, अहमदाबाद जैसे बड़े बड़े शहरों में, प्लेग बीमारी चल रही, आप रहिए और हमारे कंपनी में प्रोडक्शन का काम शुरू करिए, यानी मजदूरी करते रहिए, हम आपको बोनस देंगे। अब भाई पैसा वो चीज़ है जो सबके लिए खास होता है बहुत ज़्यादा। तो ये मजदूर क्या करते हैं? अपनी गांव जाना कैंसिल कर देते हैं, छोड़ देते हैं और ये इन्हीं शहरों में बोनस की वजह से रुक जाते हैं और काम शुरू कर देते हैं। काम चलता रहता है। प्लेग बीमारी वैसी ही रहती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे प्लेग का असर क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है और प्लेग खत्म होने लगता है। तो अब ये जो मिल मालिक है ये बोनस देना बंद कर देते हैं। अब देखिए यहीं से क्रांति स्टार्ट होगी, बोनस देना बंद कर देते हैं। मैं कह रही हूँ 1918 का टाइम है, 1918 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, 1919 वर्सराय ट्रेडी मारी जाती है। तो वर्सराय संधि के पहले 1918 में लगभग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाती है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का खत्म होना ये बहुत ऐसा टाइम रहा पूरे देश में जहां महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी। तो अब जब महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी तो अब इन मजदूरों ने जो सूरत, मुंबई, अहमदाबाद में काम कर रहे थे, इनकी कंडीशन बहुत खराब होती चली गई। उन्होंने कहा भाई आप बोनस जो हमें दे रहे थे वो बोनस आप हमें देते रहो, उस बोनस को आप प्लेग बोनस के नाम से कुछ और बदल दो, कोई और नाम दे दो उस बोनस को। तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपको कोई बोनस नहीं देंगे। अब ये मजदूर क्या कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, हमारी कंडीशन बहुत खराब है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है और उसके बाद से तेजी से महंगाई बढ़ने के कारण हम अपनी आर्थिक स्थिति सुधार नहीं पाएंगे। तो इन्होंने कहा भाई क्या करते हैं? आंदोलन कर देते हैं। तो इन्होंने 1918 में क्या किया? मिल मजदूर आंदोलन स्टार्ट कर दिया। अब मिल मजदूर आंदोलन जब इन्होंने स्टार्ट कर दिया तो अब इसमें भी एंट्री होती है किसकी? गांधी जी की। देखिए जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाती हैं? जो एक काफी सक्सेसफुल चेहरा हो, जैसे कोई प्लेयर हो या कोई एक्टर हो, ताकि उसके डिमांड बढ़े। तो अब ये लोग क्या कह रहे हैं? मिल मजदूर आंदोलन वाले जो मजदूर थे, इन्होंने कहा भाई गांधी जी ने किसानों का साथ दिया तो गांधी जी वर्कर्स का भी साथ देंगे, बिल्कुल गांधी जी साथ देंगे। और गांधी जी की एंट्री यहाँ पे होती है 1918 में मिल मजदूर आंदोलन में। गांधी जी अपनी बात रखते हैं मिल मालिकों के सामने, तो कहते हैं देखिए मजदूर कहते हैं हमें 50% बोनस दो।
मालिक क्या कह रहे हैं, हम 20% देंगे। अब यहाँ पे मैटर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि 50%, 50% बोनस मांग रहे होते हैं मजदूर, लेकिन मालिक कह रहे हो हम 20% देंगे, काम करना है करो नहीं तो जाओ। अब गांधी जी जब इसमें आते हैं तो गांधी जी स्टार्ट में बहुत मतलब मीडिएटर का काम करते हैं, मालिकों से भी बात करते हैं, मजदूरों से भी बात करते हैं, अनशन पे बैठ जाते हैं। अनशन में बैठने के बाद गांधी जी ये डिक्लेयर कर देते हैं कि मैं खाना पीना कुछ नहीं खाऊंगा और मेरी बातों को सुना जाए, रखा जाए। अब देखिए गांधी जी बीच का रास्ता निकालते हैं। गांधी जी कहते हैं हम ना तो 50% बोनस पे तैयार हैं, ना 20% पे, हम 33% बोनस देंगे। गांधी जी रिपोर्ट जो लेते हैं वहां के वर्कर्स की, उसके अकॉर्डिंग उन्हें लगता है कि 33% बोनस पे इनका जीवन यापन हो जाएगा, यानी इनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक हो जाएगी और ये अपने खाने पीने की चीजें तो खरीद ही सकते हैं। तो 33% बोनस पे मामला तय होता है और ये आंदोलन भी पूरी तरह से क्या होता है, सक्सेसफुल रहता है। ठीक है, अब देखिए इस आंदोलन के बाद अगर हम बात करते हैं, एक दिन में गांधी युग तो खत्म होने वाला है नहीं, तो मैं बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी, तो इसलिए मैं असहयोग आंदोलन तक आपको पढ़ाऊंगी, उसके बाद हम इस चीज को आगे कल पढ़ेंगे। तो मिल मजदूर आंदोलन के बाद अगर हम बात करते हैं, 1919 में एक मूवमेंट चलता है भारत में, खिलाफत। ठीक है, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्या होता है, देखिए ये वही टाइम है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। खिलाफत आंदोलन भारत में अली बंधु स्टार्ट करते हैं। अली बंधु कौन भाई, शौकत अली, मोहम्मद अली। शौकत अली, मोहम्मद अली। मोहम्मद अली दो भाई हैं, इसी में से मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान बनाते हैं आगे चल के, तो ये दो भाई खिलाफत आंदोलन स्टार्ट करते हैं। 1919 में खिलाफत आंदोलन स्टार्ट अली बंधु करते हैं। कई बार क्वेश्चन में अली बंधु भी आता है और नाम भी दे दिया जाता है शौकत अली या मोहम्मद अली, तो आपको मैंने इसलिए दोनों चीजें लिख दी हैं। शौकत अली, मोहम्मद अली ये मूवमेंट स्टार्ट करते हैं 1919 का खिलाफत आंदोलन। अब देखिए खिलाफत आंदोलन जो स्टार्ट करते हैं अली बंधु, शौकत अली, मोहम्मद अली, ये मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया जाता है, मैंने कहा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई 1919 में, ऑटोमन एम्पायर यानी उस्मानिया सल्तनत, उस्मानिया सल्तनत जो है, उस्मानिया सल्तनत ये लड़ रही थी किसकी तरफ से भाई, जर्मनी के सपोर्ट से लड़ रही थी। अब ये कंट्रीज तो हार गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो अब ये जब उस्मानिया सल्तनत हार गई, जर्मनी हार गई, तो अब इन सब पे जो कंट्री जीती है उन्होंने डेब्ट लगा दिया, कर्ज लगा दिया भाई कि आपकी वजह से ये वॉर हुई, आपकी वजह से ये वॉर हुई है, इस वजह से जितना भी नुकसान हुआ जितने भी देशों का, तो ये जो हारी हुई कंट्री है, जर्मनी है, ऑटोमन एम्पायर है, ये सब भरेंगे, जितना भी डेब्ट है कर्जा ये भरेंगे। तो उस्मानिया सल्तनत की बहुत ज्यादा जमीनें ले ली थी, तो इसमें बहुत सी मस्जिदें भी आती थी। जो मस्जिदें किसने ले ली, ब्रिटेन ने ले ली, क्योंकि ब्रिटेन विनर था, ब्रिटेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीती हुई कंट्री थी। तो उसने उस्मानिया सल्तनत से कहा कि जो भी जमीनें आपकी उसमें से जो जितनी जमीनें हमें चाहिए हम उतनी जमीनें ले लेंगे। तो अब उसमें बहुत ज्यादा मस्जिदें भी चली गई। अब ब्रिटेन की सरकार भारत में भी है, भले कब्जे वाली सरकार है, तो क्या हुआ, तो ब्रिटेन की सरकार भारत में भी है, तो अब भारत में आंदोलन होना तो स्वाभाविक है। क्यों, क्योंकि उस्मानिया सल्तनत की जो बहुत ज्यादा मस्जिदें गई ब्रिटेन के हाथों में, तो भारत में भी तो मुसलमान हैं, तो विश्व में जो आंदोलन चले वो तो अलग था, लेकिन भारत में जो खिलाफत आंदोलन चला उसका यही मेन मोटो था कि इनकी जो मस्जिदें थी वो चली गई, तो ब्रिटेन सरकार को जगाना चाहते थे या होश में लाना चाहते थे कि आपने जो किया तो हम इंडियन जो मुस्लिम है वो चुप बैठने वाले नहीं। तो अब इसमें भी गांधी जी की एंट्री हुई, गांधी जी की एंट्री हुई, इसमें गांधी जी ने अपना गुजराती दिमाग लगाया। देखिए अक्सर बच्चे क्या करते हैं ना, गांधी जी को बिना पढ़े, गांधी को पढ़ते नहीं और कहीं से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी से थोड़ा बहुत एक दो मैसेजेस पढ़ के गांधी के बारे में उल्टा सीधा कहने लगते। गांधी बनना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन, क्योंकि ऐसा इंसान जो अपनी गलतियों को खुद प्रेजेंट कर रहा हो लोगों के सामने, अपनी बायोग्राफी में लिख रहा हो। जब कोई महात्मा बन जाता है, कोई बहुत बड़ा इंसान बन जाता है, तो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करता, वो शर्माता है कि आज मेरा जो प्रेजेंट है कहीं पास्ट की वजह से वो गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन आप जब सत्य के प्रयोग पढ़ते हैं, गांधी जी की बायोग्राफी है जो उन्होंने खुद लिखी है, आप जब उस बुक को पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि कोई इंसान जन्म से महात्मा नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से महात्मा बनता है, और गांधी बनना और बने रहना ये बहुत मुश्किल है। तो अगर गांधी को समझना है तो गांधी को पढ़ो और समझो। व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी से आप गांधी को गलत नहीं कह सकते कि गांधी की वजह से पाकिस्तान बना, ये सब बिल्कुल वाहियात बातें हैं। अगर आप हिस्ट्री जानते हैं, समझते हैं, तो आप ये चीज समझेंगे कि गांधी ने भारत के इतिहास में क्या योगदान दिया, और गांधी ना होते तो क्या होता, ये आप सोच सकते हैं कि पूरी मॉडर्न हिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट ही अलग होता। शायद
मैं ये भी कह सकती हूँ, ये शायद मेरी अपने विचार हैं कि हम आज़ाद होते भी या नहीं होते, क्योंकि गांधी का जो एक माइंडसेट रहा, लीडरशिप रही, वो काफ़ी अलग और काफ़ी बेहतरीन रही। उनकी जो अहिंसा वाली नीति थी वो बहुत काम में आई। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि शौकत अली मोहम्मद अली ने गांधी की एंट्री करवाई, किसमें? खिलाफत आंदोलन में। खिलाफत आंदोलन में गांधी की एंट्री होती है। गांधी जी क्या कहते हैं, इसमें अपना दिमाग लगाते हैं, कहते हैं क्यों मुसलमान सिर्फ इसमें जुड़े। इन्होंने 1920 में इस आंदोलन को बदल दिया असहयोग आंदोलन में। किस आंदोलन ने बदल दिया भाई? 1920 में आंदोलन बन गया कौन सा? असहयोग आंदोलन। अब असहयोग आंदोलन का क्या कॉन्सेप्ट था गांधी का? तो खिलाफत आंदोलन में तो सिर्फ मुसलमान थे, क्योंकि मस्जिदों का मैटर था। तो असहयोग आंदोलन में गांधी ने कहा नहीं, इसमें हिंदुओं को भी जोड़ो, पूरे भारत के लोगों को जोड़ो। और क्या कहा कि सरकार का असहयोग करो, मतलब सरकार को सपोर्ट मत करो। आप सरकारी दफ्तरों में काम करो, आप जॉब छोड़ दो अपनी। आप सरकारी वकील हो, जॉब छोड़ दो अपनी। आप सरकारी कॉलेजेस में पढ़ते हो, नौकरी छोड़ दो। स्कूल्स में पढ़ते हो, आप स्टूडेंट हो तो वहां से नाम कटवा लो अपना। टीचर हो तो जॉब छोड़ दो। मतलब सरकार की कोई भी सरकारी गतिविधियों में आप पार्टिसिपेट नहीं करें, आप भागीदार नहीं होंगे, जिससे क्या होगा कि जो मुट्ठी भर ब्रिटिशियंस हैं वो भारत पे काम नहीं कर पाएंगे, और इसका सीधा असर देखने को मिलेगा कि उनकी सत्ता हिल जाएगी। और बिल्कुल यही होता है। 1920 में असहयोग आंदोलन के तहत बहुत से लोग सरकारी नौकरी छोड़ देते हैं। मुंशी प्रेमचंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऐसे बहुत से नाम हैं। मोतीलाल नेहरू, जिन्होंने अपनी अच्छी खासी चलती चलाई वकालत, टीचिंग की जॉब, ये सब कुछ छोड़ देते हैं। बहुत से स्टूडेंट नाम कटवा लेते हैं इस मूवमेंट से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होके। और इसी टाइम में जो जामिया मिलिया, या अगर हम बात करते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इन सब यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना होती है। वजह क्या? क्योंकि भाई बच्चों ने नाम तो कटा लिया, लेकिन उनकी स्टडी भी तो चाहिए, पढ़ाई भी तो चाहिए, क्योंकि भारत पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा। तो असहयोग आंदोलन में क्या किया गांधी ने? खिलाफत आंदोलन को उन्होंने तुरंत फटाक से इन्होंने क्या किया? चेंज कर दिया असहयोग आंदोलन में। जैसे ही इन्होंने असहयोग आंदोलन में चेंज किया खिलाफत आंदोलन को, हम देखते हैं इसमें पूरा भारत जुड़ गया, और ना सिर्फ मुस्लिम बल्कि इसमें हिंदू को भी उन्होंने जोड़ दिया। देखिए, अगर मैं कहूँ कि खिलाफत आंदोलन में सिर्फ मुसलमान जुड़ रहे थे, तो गांधी ने दिमाग लगाया और असहयोग आंदोलन में मुस्लिम हिंदू दोनों को जोड़ दिया। और उन्होंने पूरे देश से कहा कि आप क्या करो, सरकार की जो भी गतिविधि में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो उसको छोड़ दो। आप स्कूल में पढ़ रहे हो, आप कॉलेज छोड़ दो, आप सरकारी वकील हो, आप जॉब छोड़ दो अपनी, क्योंकि अगर हम सरकार का सहयोग नहीं करेंगे तो सरकार चल नहीं पाएगी, जो ब्रिटिशर्स की है। तो अब यहाँ पे ये मूवमेंट बहुत सक्सेसफुल रहा। लेकिन फिर क्या होता है, 1922 में गांधी जी को ये मूवमेंट वापस लेना पड़ता है। वो क्या केस रहता है? वो केस रहता है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड का क्या केस रहता है? देखिए, चौरी चौरा कांड जो 1922 में होता है, आहिर नाम, फरवरी का ये मैटर रहता है। फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लिया जाता है। तो फरवरी में क्या होता है, अहिर नाम का एक फौजी रहता है, तो एक छोटा सा मार्च निकालता है। छोटा सा मार्च निकालता है। और मार्च क्यों निकाला जाता है? क्योंकि शराब के दाम बहुत तेजी से बढ़ा देती है ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो मार्च निकाली जाती है कि इतनी महंगाई सही नहीं है। अब मार्च निकाली गई, मार्च निकलती है, चौराहे पे थोड़ा मूव करती है, लेकिन जो चौरी चौरा पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकी रहती है, वहाँ की पुलिस इनको पकड़ लेती है और जेल में बंद कर देती है, और काफ़ी ज़्यादा मारती पीटती है। तो पब्लिक को लगता है कि भाई ये तो एकदम अहिंसक मार्च थी, जिसमें कोई भी हिंसा नहीं थी, कोई हथियारों का प्रयोग नहीं था, किसी तरह की कोई मारपीट नहीं थी, तो क्यों इन्हें बंद किया गया? अब पब्लिक वहाँ पहुँचती है और चौकी को चारों तरफ से घेर लेती है और कहती है कि भाई आप उनको क्या करो, छोड़ दो, गलत आपने किया उनके साथ, वो तो एकदम अहिंसक मूवमेंट था, कोई हिंसा नहीं थी उसमें। तो पुलिस क्या करती है, फायर कर देती है इनको डराने के लिए कि ये लोग वहाँ से हट जाएं, भीड़ कम हो जाए। लेकिन वो भीड़ कम नहीं होती, बल्कि वो भीड़ क्या करती है कि जो फायरिंग होती है तो उसमें 2-3 लोगों को गोलियां लग जाती हैं और 1-2 की मौत भी हो जाती है, जिसकी वजह से भीड़ बहुत गुस्से में आ जाती है। तो भीड़ क्या करती है, पुलिस चौकी को आग लगा देती है। वो जगह रहती है चौरी चौरा, गोरखपुर में। तो चौरी चौरा कांड हम इसे इसलिए भी कहते हैं क्योंकि चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जाती है, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जल के मर जाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, अपने जो लोग इनके जेल में बंद रहते हैं उनको छुड़ा लेते हैं, और सबको, जितने भी पुलिस वाले हैं उनको बंद करके पुलिस चौकी में और तेल छिड़क के आग लगा देते हैं। इसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो जाती है। जब ये खबर गांधी जी को पहुंचती है तो गांधी जी तो अहिंसकवादी थे, मतलब इनका हिंसा से कोई दूर दूर तक नाता नहीं था, तो उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल गलत हुआ, और गांधी जी को जेल भी हो जाती है। और ये मूवमेंट गांधी जी वापस ले लेते हैं, क्योंकि गांधी जी का जो एक उनकी जो सोच थी, हमें आज़ादी चाहिए पर हिंसा से नहीं, अहिंसा से चाहिए, काफ़ी बड़ी चोट होती है उनकी उस सोच पर।
तो ये मूवमेंट 1922 में चौरी चौरा कांड की वजह से वापस ले लिया जाता है। लेकिन देखिए, मैं आपको जब भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ाऊंगी तो वहां पे मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं भी बता दे रही हूँ आपको, कि लोग ये कहते हैं कि गांधी ने 1942 जो 1942 में जो मूवमेंट किया भारत छोड़ो, तब डिक्लेयर कर दिया कि हमें आज़ादी चाहिए। नहीं, गांधी ने जब 1942 में उनका इंटरव्यू लिया गया, जिसमें उनसे पूछा गया कि आप ये क्यों कह रहे हैं भारत छोड़ो अंग्रेजों को, तो उन्होंने कहा नहीं, ये चीज 1917 मेरे दिमाग में थी। जब मैं चंपारण की गलियों में घूम रहा था, मैं चंपारण सत्याग्रह कर रहा था, तब मेरे दिमाग में ये चीज बिल्कुल क्लियर थी कि हमें अंग्रेजों को यहाँ रहने नहीं देना। लेकिन उस टाइम पे हमारा देश तैयार नहीं था, इसलिए वो बात मैंने अपने अंदर रखी और तब मैंने 1942 में ये चीज़ डिक्लेयर की कि भारत छोड़ो, यानी अब अंग्रेज इंडिया में नहीं रह सकते। तो जिसका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो, 1917 में जिसने सोच लिया हो कि मैं ब्रिटिशर्स को भारत नहीं रहने दूंगा, आप उसको अगर व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी से पढ़ के गलत कहते हो तो ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। तो गांधी को अगर समझना है तो पहले गांधी को पढ़ना पड़ेगा। तो आज हमने सिर्फ असहयोग आंदोलन तक बात की, कल हम काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे, जलियांवाला बाग पढ़ेंगे और इसके साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि साइमन कमीशन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय और तृतीय पूरा पैक्ट भी पढ़ेंगे, यानी भारत छोड़ो आंदोलन तक का पूरा कॉन्सेप्ट कल हम क्लियर करेंगे। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।